कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान अचानक उसने एक बेहद डरावनी बात देखी। उसके लाइव रूम के सभी दर्शक एक साथ पागलों की तरह उसे लगातार चेतावनी देने लगे कि वह तुरंत वहां से भाग जाए। शुरुआत में उसे लगा कि यह उसके फैंस का कोई मजाक है, लेकिन अगले ही पल उसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक आपातकालीन चेतावनी संदेश मिला। उसी समय बाहर से जोरदार टक्कर की आवाजें आने लगी। नीचे सड़क से लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। वह हैरान होकर बालकनी में गया और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर पूरा शहर अराजकता में डूब चुका था। लोग अपनी अपनी इमारतों से जान बचाकर भाग रहे थे। दमकल की गाड़ियां नियंत्रण खोकर इधर उधर टकरा रही थीं। तभी उसने देखा कि कुछ लोग सड़क पर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यह सब देखकर शियाओ शुआई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच एक महिला हाथ में रसोई का चाकू लेकर अपनी स्कूल से लौटती बेटी को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी अपनी बेटी उससे तिपोटी उस पर टूट पड़ी और बेरहमी से उसे काटने लगी। यह दृश्य देखकर शियाओ शुआई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसके घर के मुख्य दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होने लगी। उसने झिरी से बाहर देखा तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। यही सोचकर उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक आदमी तेजी से अंदर घुस आया। शियाओ शुआई तुरंत सतर्क हो गया। वह व्यक्ति उसका पड़ोसी था जिससे उसकी कभी खास बातचीत नहीं हुई थी। उसने स्वाभाविक रूप से उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन पड़ोसी जिद करने लगा कि उसे थोड़ी देर के लिए शरण दे दी जाए। उसने कहा, बस मुझे एक बार बाथरूम इस्तेमाल करने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। मजबूर होकर शियाओ शुआई ने उसे अंदर रहने दिया और खुद टीवी चालू कर दिया ताकि बाहर की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। टीवी पर उसने जाना कि एक अज्ञात वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोग जम्बी जैसे हिंसक और रक्त पिपासु हो रहे थे और जिसे भी वे काटते संक्रमित हो जाता। उसे तुरंत याद आया कि उसके पड़ोसी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। यह सोचते ही उसने घबराकर अपने बचाव के लिए हथियार ढूंढना शुरू कर दिया। तभी पड़ोसी बाथरूम से बाहर निकला। शियाओ शुआई ने तुरंत एक चाकू उठा लिया और उसे बाहर जाने को कहा। पड़ोसी अभी कह ही रहा था कि वह बिल्कुल ठीक है, तभी उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। अगले ही पल वह डरावने तरीके से शियाओ शुआई की ओर बढ़ने लगा। बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो। शियाओ शुआई का एड्रेनालिन तेजी से बढ़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पड़ोसी को दरवाजे से बाहर धक्का दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। अभी जो शोर हुआ था उसने और भी भयानक जम्बी को आकर्षित कर लिया। दरवाजे की झिरी से उसने देखा कि उसका पड़ोसी उस विशालकाय जम्बी के हाथों कुछ ही सेकंड में मरोड़ कर मार डाला गया। यह दृश्य देखकर शियाओ शुआई का खून जम गया। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा, सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। जब वह विशाल जॉम्बी वहां से चला गया तो शियाओ शुआई ने तुरंत फ्रिज खींचकर मुख्य दरवाजे के सामने लगा दिया और उसे पूरी तरह बंद कर दिया। इसके बाद उसने तुरंत अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद उसकी माँ का संदेश आया। उन्होंने बताया कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं और उसे सख्त हिदायत दी कि वह घर से बाहर न निकले और बचाव दल के आने का इंतजार करे। जीवित रहने और परिवार से दोबारा मिलने की उम्मीद में शियाओ शुआई ने घर में मौजूद खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, लेकिन वह समझ गया कि यह राशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसने अपना ड्रोन उड़ाकर बाहर की स्थिति देखने की कोशिश की। जो दृश्य सामने आया वह और भी भयावह था। पूरी इमारत के नीचे सैकड़ों जम्बी घूम रहे थे। लगभग हर मंजिल पर संक्रमित मौजूद थे। अब यह स्पष्ट हो गया कि वहां से निकलना लगभग असंभव था। उस रात अचानक तेज कदमों की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह सावधानी से खिड़की तक गया और नीचे झांका। एक पल के लिए उसे लगा कि वह खुद पकड़ा जाएगा। नीचे उसने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी ज़ॉम्बियों से घिर चुकी थी। उसकी बंदूक की लगातार चलती गोलियों की आवाज ने और भी ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया। कुछ ही सेकंड में वे उस पर टूट पड़े और उसे जिंदा नोचने लगे। अपनी असहनीय पीड़ा को समाप्त करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी बंदूक की नली अपनी ठोड़ी के नीचे रख ली। महिला पुलिस अधिकारी ट्रिगर दबा पाती उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी ने उसकी पिस्तौल दूर गिरा दी। अगले ही पल उसे घसीटकर ज़ॉम्बियों की भीड़ में ले जाया गया, जहां उसका बचना असंभव था। यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर झुनवू पूरी तरह टूट गया। वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सका। उसके मुंह से केवल एक दर्द भरी चीख निकली। तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे के सामने रखा फ्रिज हिलने लगा। झुनवू ने तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठा लिया। अगले ही पल फ्रिज पूरी ताकत से धक्का देकर गिरा दिया गया। दरवाजे के सामने वही विशालकाय ज़ॉम्बी खड़ा था जिसे उसने पहले देखा था। वह गुर्राते हुए झुनवू की ओर बढ़ा। झुनवू ने पूरी ताकत से फ्रिज को रोके रखा, लेकिन उस दानव की शक्ति के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। उसी समय उसकी नजर सामने वाली इमारत की बालकनी पर पड़ी। उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। वह तुरंत रेलिंग के बाहर लटक गया और मौत को सामने देकर भी खुद को संभाले रहा। जैसे ही विशाल ज़ॉम्बी उस पर झपटा, झुनवू अचानक नीचे झूल गया। ज़ॉम्बी संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा, जबकि झुनवू रेलिंग पकड़कर किसी तरह बच गया। जान बचते ही उसने लकड़ी के तख्तों से दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। घर में बचा हुआ लगभग सारा खाना ज़ॉम्बी ने नष्ट कर दिया था। अब उसके पास भोजन लगभग
लगभग समाप्त हो चुका था। टीवी पर समाचार देखते समय अचानक एक स्वादिष्ट रेमन का विज्ञापन आया। भूख से तड़प रहे जुनवू का धैर्य टूट गया। उसने अपनी आखिरी इंस्टेंट नूडल्स की कटोरी बनाई और बिना भविष्य की चिंता किए उसे पूरी तरह खा गया। कल क्या होगा बाद में देखेंगे, अभी पेट भरना जरूरी है। खाने के बाद वह पानी पीने गया, लेकिन पाया कि घर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा। फर्श पर गिरी और बिखर चुकी पानी की बोतल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेबस होकर उसने मेज पर गिरे पानी की बूंदों को छांटकर अपनी प्यास बुझाई। दिन बीते गए। 10 दिन बाद वह केवल शराब पीकर खुद को जिंदा रख रहा था। 15 दिन बाद उसकी मानसिक स्थिति टूटने लगी। उसे भ्रम होने लगा कि उसकी माँ उसे अपनी बाहों में भर रही है, लेकिन जब सपना टूटा तो वास्तविकता और भी दर्दनाक लगी। जुनवू पूरी तरह टूट चुका था। जब वह जीने की उम्मीद छोड़ने ही वाला था, तभी अचानक उसके फोन में सिग्नल आया। उसकी माँ की वॉइस कॉल थी। कॉल रिसीव करने के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर बालकनी की रेलिंग के बाहर लटक गया और हाथ जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया। फोन जुड़ गया। माँ की आवाज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता चला कि उसके परिवार के सदस्य अभी तक जीवित है, लेकिन अगले ही पल उसने फोन पर चीखें सुनी। उसके माता पिता और बहन पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था। कॉल अचानक कट गई। जुनवू समझ गया कि शायद उसका परिवार अब जीवित नहीं है। यह खबर उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ले गई। हताश होकर उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों पर बेसबॉल बैट से टूट पड़ा। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मानो मौत को खुद बुला रहा हो। लेकिन जब दर्जनों भूखे ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़े तो उसका साहस टूट गया। वह तुरंत भागा। पूरा गलियारा ज़ॉम्बियों से भरा था, यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर भी संक्रमित फंसे हुए थे। जुनवू ने समझ लिया कि आवाज न करने पर शायद वह बच सकता है। वह एक कोने में छिप गया और तब तक इंतजार करता रहा जब तक ज़ॉम्बी आगे नहीं बढ़ गए। मौका मिलते ही वह तेजी से अपने कमरे में लौट आया। उस रात शहर में कई जगह विस्फोट हुए और बिजली पूरी तरह बंद हो गई। अब अंधेरा, अकेलापन और निराशा उसके लिए असहनीय हो चुके थे। उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। कम से कम इंसान के रूप में मरूंगा। वह फंदे पर झूलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे पर एक लाल लेजर डॉट दिखाई दिया। ये सामने वाली इमारत से आ रहा था। उसने दीवार पर बने 2 शब्द देखे, मत मरना। उसे एहसास हुआ कि सामने वाली इमारत में भी कोई जीवित है और वह एक खूबसूरत लड़की थी। इतने दिनों बाद किसी दूसरे जीवित इंसान को देखकर जुनवू खुशी से रो पड़ा। लड़की ने इशारों से बताया कि उसका नाम यूबिन है और वे अगले दिन शाम 7 बजे फिर संपर्क करेंगे। अगले दिन दोनों ने अपने बारे में बातें की। यूबिन भी वायरस फैलने के बाद अकेली अपने अपार्टमेंट में फंसी हुई थी, लेकिन वह जुनवू से कहीं ज्यादा तैयार और मजबूत थी। वह अपने भोजन को सख्ती से नियंत्रित करती थी और अपने घर में ऐसे जाल लगा रखे थे जो अंदर घुसने वाले ज़ॉम्बियों को मार सकते थे। यूबिन ने समझ लिया कि जुनवू लंबे समय से भूखा है। उसने उसे खाना भेजने का फैसला किया। पहले उसने बेसबॉल में रस्सी बांधकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दोनों इमारतों के बीच की दूरी अधिक थी। तब जुनवू ने अपना ड्रोन इस्तेमाल किया और रस्सी सफलतापूर्वक उसकी बालकनी तक पहुंचा दी। कुछ ही देर में यूबिन ने भोजन उसके पास भेज दिया। कई दिनों बाद जुनवू ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन तभी अचानक खतरा सामने आ गया। नीचे मौजूद एक संक्रमित दमकल कर्मी ने रस्सी से बंधी गेंद देख ली। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। दूसरी ओर यूबिन टेबल से टकराकर बेहोश हो गई और इससे भी भयावह बात यह थी कि वह दमकल कर्मी ज़ॉम्बी अपने पुराने कौशल को नहीं भूला था। वह पाई पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। जुनवू ने उसे रोकने के लिए बोतलें फेंकी, लेकिन वह नहीं रुका। फिर उसने ड्रोन उड़ाकर उसका ध्यान भटकाया। कुछ समय के लिए योजना सफल रही, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बी ने ड्रोन को नष्ट कर दिया। जैसे ही वह यूबिन की मंजिल तक पहुंचने वाला था, सौभाग्य से यूबिन समय पर होश में आ गई। उस शाम बारिश शुरू हुई। दोनों ने बर्तन बाहर रखकर बारिश का पानी जमा किया। दूरबीन से देखते हुए यूबिन ने नोटिस किया कि पास की इमारत की 8वीं मंजिल खाली प्रतीत हो रही थी, लेकिन उनके भोजन का भंडार फिर कम होने लगा। जीवित रहने के लिए अब उन्हें बाहर निकलकर राशन जुटाना ही था। रात के समय आवाज दबाने के लिए जुनवू ने अपने पैरों में तौलिए बांध लिए और बेसबॉल बैट लेकर घर से बाहर निकला। गलियारे में उसे अपने मृत पड़ोसी की जेब से चाबियां मिली। वह उसके अपार्टमेंट में घुस गया। कमरे में एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा था। उसने जूता फेंक कर देखा, कोई हरकत नहीं हुई। तब वह रसोई में गया। फ्रिज खोलते ही सड़े भोजन की बदबू आई, लेकिन अंदर रखे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और पेय अभी उपयोग के योग्य थे। इसके बाद उसने बेडरूम में और भी डिब्बा बंद खाना और 2 वॉकी टॉकी खोज ली। सारा सामान जुटाकर वह बाहर निकलने लगा, लेकिन उत्सुकतावश उसने बिस्तर पर पड़े व्यक्ति का चेहरा देखने की गलती कर दी। उसी क्षण पीछे से एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। जुनवू ने तुरंत बिस्तर पर पड़े शव को अपने सामने ढाल की तरह खींच लिया और ज़ॉम्बी के हमले से बच गया। फिर वह पूरी ताकत से भागा और सुरक्षित अपने अपार्टमेंट में लौट आया। दरवाजा बंद करते ही उसने राहत की सांस ली। इसके बाद उसने अपने जुटाए हुए राशन के साथ भरपेट भोजन किया। कई हफ्तों में यह उसका सबसे संतोषजनक भोजन था। ये पिछले कई दिनों में उसका सबसे भरपेट भोजन था। पेट भरने के बाद जुनवू ने एक वॉकी टॉकी और आधा खाना एक डिब्बे में रखा और रस्सी के सहारे यूबिन तक पहुंचा दिया। अगली सुबह वॉकी टॉकी से आवाज आई। यूबिन ने उसे धन्यवाद कहा। इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर जुनवू बेहद भावुक हो गया। इसके बाद दोनों हर दिन वॉकी टॉकी पर घंटों बात करने लगे। अगर वे एक दूसरे का सहारा न बने होते तो शायद इतने दिनों तक जीवित नहीं रह पाते। एक दिन दोनों बात कर रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। जुनवू पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की की ओर भागा, लेकिन खिड़की खोलते ही उसने देखा कि नीचे कुछ ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए और सांस तक रोक ली। उधर यूबिन कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी गलती से एक शेल्फ गिर गया। गिरने की आवाज सुनते ही ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वे उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़
बढ़ने लगे। यूबिन घबराकर वहीं खड़ी रह गई। तभी जुनवू ने तुरंत उससे पूछा, तुम्हारे पड़ोसी का फ्लैट नंबर क्या है? जैसे ही जॉम्बी उसके दरवाजे तक पहुंचे, बगल वाले फ्लैट का फोन बज उठा। आवाज सुनकर सभी जॉम्बी उस दिशा में मुड़ गए। दरअसल जुनवू ने पड़ोसी के घर पर फोन कर दिया था। यूबिन राहत की सांस लेकर जमीन पर बैठ गई। इस घटना के बाद दोनों को समझ आ गया कि अगर वे अलग अलग रहे तो या तो भूख से मरेंगे या जॉम्बियों के हाथों। अब उन्हें हर हाल में एक साथ आना था। क्योंकि यूबिन को सर्वाइवल का अच्छा अनुभव था, इसलिए तय हुआ कि वही जुनवू के पास आएगी। उसने अपने कमरे में सुरक्षा रस्सी बांधी और बिना झिझक बालकनी से छलांग लगा दी। वह तेजी से नीचे झूलती हुई दूसरी इमारत की ओर बढ़ी, लेकिन जमीन पर उतरते ही अनेक जॉम्बियों ने उसे देख लिया। यूबिन ने पास आने वाले जॉम्बियों को धक्का दिया और अपनी चढ़ाई वाली कुल्हाड़ी से कई संक्रमितों को मार गिराया। ऊपर खड़ा जुनवू यह सब देखकर दंग रह गया, लेकिन नीचे जॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। यूबिन को जमीन पर एक पिस्तौल मिली। उसी समय एक जॉम्बी ने पीछे से आकर उसे गिरा दिया। वह उसे काटने ही वाला था कि अचानक एक डंडा आकर उसके सिर पर पड़ा। यह जुनवू था। यूबिन को खतरे में देकर वह भी बालकनी से नीचे कूद आया था। अब दोनों ने मिलकर जॉम्बियों के बीच रास्ता बनाया और पास की एक इमारत में घुस गए। ऊपर पहुंचकर उन्हें लगा कि यह इमारत खाली है। वे किसी कमरे में छिपना चाहते थे, लेकिन तभी गलियारे के अंत में एक जॉम्बी दिखाई दिया। जुनवू उसे मारने आगे बढ़ा, तभी उसके पीछे दर्जनों जॉम्बी निकल आए। यूबिन तेजी से दरवाजे खोलने लगी, जबकि जुनवू पीछे से उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। जब एक जॉम्बी लगभग उसके पैर तक पहुंच गया, उसी समय यूबिन ने एक मजबूत स्टील का दरवाजा खोल लिया। अचानक अंदर से किसी ने उसे खींच लिया। फिर एक स्मोक ग्रेनेड जुनवू के पास आ गिरा और उसे भी अंदर खींच लिया गया। उनकी जान बचाने वाला एक रहस्यमयी अधेड़ व्यक्ति था। उसने दोनों को पानी दिया, खाना खिलाया और आराम करने को कहा। खाने के बाद यूबिन ने बुकशेल्फ पर रखी एक पारिवारिक तस्वीर देखी और पूछा, आपकी पत्नी कहाँ है? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, वह अपने दोपहर के भोजन का इंतजार कर रही है। यह सुनकर दोनों असमंजस में पड़ गए। कुछ देर बाद यूबिन को एक कमरे में बंद कर दिया गया। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे दरवाजे पर बंधी रस्सी खोल दी। रस्सी के दूसरे सिरे पर उसकी पत्नी थी, जो अब एक जॉम्बी बन चुकी थी। वह पत्नी को मार नहीं पाया था, इसलिए वह उसे जीवित रखने के लिए समय समय पर लोगों को पकड़कर उसके सामने छोड़ देता था। संभवतः उनका बच्चा भी इसी भयावह भाग्य का शिकार हो चुका था। रस्सी खुलते ही जॉम्बी पत्नी यूबिन पर टूट पड़ी। कमरे से कई मिनट तक चीखें सुनाई देती रहीं। फिर सब शांत हो गया। आदमी को लगा कि उसकी पत्नी ने यूबिन को खा लिया है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, उसकी जॉम्बी पत्नी ने उसी पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट ली। असल में यूबिन ने तकिए से जॉम्बी की आंखें ढक दी थीं और किसी तरह खुद को बचा लिया था। आदमी को संक्रमित होने से रोकने के लिए यूबिन ने मजबूर होकर उसे गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज ने पूरे इलाके के जॉम्बियों को आकर्षित कर लिया। हजारों जॉम्बी इमारत की ओर दौड़ पड़े। जुनवू और यूबिन समझ गए कि अब बचना लगभग असंभव है। यूबिन ने अपनी पिस्तौल जुनवू को थमा दी और कहा कि वह उसे गोली मार दे ताकि वह जॉम्बी न बने, लेकिन अब दोनों के बीच गहरा भावनात्मक संबंध बन चुका था। जुनवू ऐसा नहीं कर सका। तभी बाहर से हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। वे खिड़की तक दौड़े। आसमान में बचाव दल के कई हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने गलियारे में एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। फिर दोनों हथियार उठाकर जॉम्बियों के बीच रास्ता बनाते हुए छत की ओर दौड़े। जुनवू ने साइकिल से कुछ देर के लिए जॉम्बियों को रोका। वे छत पर पहुंचे और दरवाजे को सीढ़ी से बंद कर दिया, लेकिन जॉम्बियों की ताकत का उन्होंने अंदाजा कम लगाया था। कुछ ही सेकंड में दरवाजा टूट गया। अब चारों ओर से जॉम्बी उनकी ओर बढ़ रहे थे। जुनवू अपनी आखिरी गोलियों से संघर्ष कर रहा था। यूबिन ने आंखें बंद कर लीं, मानो अंत को स्वीकार कर लिया हो। उसी क्षण एक हेलीकॉप्टर इमारत के पास आकर मंडराने लगा। बचाव दल की गोलीबारी ने जॉम्बियों को पीछे धकेल दिया। जुनवू और यूबिन को हेलीकॉप्टर में चढ़ने का अवसर मिल गया। हेलीकॉप्टर में बैठते ही दोनों ने राहत की सांस ली। वे अभी भी इस भयानक अनुभव से कांप रहे थे। तभी रेडियो पर घोषणा हुई कि संचार नेटवर्क फिर से चालू हो गया है। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर से बचे हुए लोग इंटरनेट पर अपनी लोकेशन और मदद की गुहार भेजने लगे। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है।